नमस्कार छात्रों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि आधुनिक काल क्या है और आधुनिक काल की प्रवृत्तियां क्या क्या थी। आधुनिक काल में कैसी परिस्थितियां थी आपने पूर्व में पढ़ा है। एक बार मैं दोहरा दूं कि आपने पूर्व के वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। पहला तो आपने ये पढ़ा था कि आधुनिक काल को आधुनिक काल क्यों कहा जाता है। आधुनिक काल जो है वो अंग्रेजी के मॉडर्न का हिंदी पर्याय है। आधुनिक काल मॉडर्न का अर्थात परिवर्तन, नया का अर्थ आधुनिक काल के अर्थ में हिंदी साहित्य में आया है। और फिर इसके बाद हमने आधुनिक काल की परिस्थितियों का पूरा वर्णन किया था कि आधुनिक काल के समय में राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी। सन 1800 से लेकर 1857 ईस्वी तक किस तरह से भारत में अंग्रेजों और भारतीयों का युद्ध बराबर चल रहा था। लेकिन जैसे ही आधुनिक युग शुरू होता है तुरंत ही भारत में शांति स्थापित हो चुकी थी और अंग्रेजों का राज्य पूर्णतः स्थापित हो चुका था। ये राजनीतिक परिस्थितियां थी। फिर इसके बाद हमने सामाजिक परिस्थितियों को पढ़ा था कि भारतीय समाज में भेदभाव, छुआछूत इत्यादि की भावना विद्यमान थी और आधुनिक काल के आते आते इन प्रवृत्तियों पर कुठाराघात साहित्य के माध्यम से किया जाने लगा और साहित्य ने सबको बराबर रहने का श्रेय इस काल में बताया कि सब बराबर हैं। फिर इसके बाद सामाजिक परिस्थिति आपने देख ली। अब सांस्कृतिक परिस्थितियां कैसी थी। सांस्कृतिक परिस्थितियों में हमारे यहाँ वाद्य यंत्र इत्यादि और जैसे वेद पुराण इत्यादि जो पढ़े जाते थे, जो शिक्षा की पद्धति थी वो किस तरह की थी और मनोरंजन का साधन किस तरह का था, उसका अध्ययन हमने किया था। और फिर इसके बाद इन परिस्थितियों के अध्ययन के बाद आज हम आपको बताएंगे कि आधुनिक काल की समय सीमा तथा नाम विविध विद्वानों ने क्या क्या दिए हैं, उन पर हम चर्चा आपसे करेंगे कि नामकरण क्या है, आधुनिक काल का नामकरण किस विद्वान ने क्या दिया है। देखिए, सभी विद्वान आधुनिक काल को अलग अलग नाम देते हैं। जैसे हम देखते हैं मिस्रबंध है वो आधुनिक काल का समय संवत 1925 ईस्वी या 25 विक्रमी मानते हैं। अगर इसे सन में परिवर्तित करेंगे तो 1868 ईस्वी, ठीक है। और वो आधुनिक काल का नाम देते हैं वर्तमान काल। क्या देते हैं? वर्तमान काल। फिर इसके बाद आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये आधुनिक काल का समय संवत 1900 ईस्वी में मानते हैं। कितना संवत? 1900 विक्रमी। अगर इसे हम सन में परिवर्तित करें तो 1900 में 57 साल घटा देंगे तो हमें सन मिल जाएगा, यानी 1843 ईस्वी। और इन्होंने आधुनिक काल को तो आधुनिक काल नाम दिया, लेकिन इसके अलावा गद्य काल भी नाम दिया है। क्या नाम दिया है? गद्य काल और आधुनिक काल। फिर इसके बाद आते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इसके बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा आते हैं और वो भी
दास। ये विद्वान इसी समय को अर्थात 1868 ईस्वी या 1843 ईस्वी या 1900 विक्रम संवत नाम देते हैं। अब देखिए छात्रों, हमें समझने की बात इसमें क्या है कि हमें इसमें समझना क्या है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा आधुनिक काल भी नाम देते हैं और नवीन विकास आधुनिक काल नाम देते हैं। और श्याम सुंदर दास नवीन विकास युग नाम देते हैं। फिर इसके बाद आते हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी। वे आधुनिक काल का समय आधुनिक काल का समय 1850 ईस्वी निर्धारित करते हैं। फिर इसके बाद आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी। हजारी प्रसाद त्रिवेदी ये कहते हैं कि भारत में जब साहित्यिक छापे खाने का प्रारंभ हुआ तब से आधुनिक काल की समय सीमा हमें माननी चाहिए। तो देखिए छापे खाने के प्रारंभ इस तरह से लिखेंगे, छापे खाने हिंदी छापे खाने के प्रारंभ से यानी लगभग ये 1860 ईस्वी को हिंदी साहित्य के प्रारंभ का युग मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी 1860 ईस्वी को हिंदी साहित्य के प्रारंभ का युग मानते हैं। ठीक है, और ये भी आधुनिक काल को आधुनिक काल ही नाम देते हैं। आधुनिक काल। फिर इसके बाद अगले विचारक आते हैं डॉक्टर नगेन। कौन आते हैं? डॉक्टर नगेन। ये बताते हैं कि आधुनिक काल का समय आधुनिक काल का समय 1860 ईस्वी से प्रारंभ होता है। कब से प्रारंभ होता है? 1860 ईस्वी या 1868 ईस्वी 1868 ईस्वी से ये आधुनिक काल का प्रारंभ मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र 1868 ईस्वी से हिंदी साहित्य का प्रारंभ मानते हैं। ध्यान दीजिएगा, और ये भी नाम देते हैं आधुनिक काल को आधुनिक काल। फिर इसके बाद आते हैं, इसके बाद राजनाथ शर्मा। कौन आते हैं? राजनाथ शर्मा। ये नाम देते हैं पुनर्जागरण काल। राजनाथ शर्मा ये पुनर्जागरण काल मानते हैं। ठीक है छात्रों, इतना कंफर्म हो गया। यदि अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक काल की समय सीमा क्या है, विविध विद्वानों द्वारा दिए गए मत की समीक्षा कीजिए, तो आप तुरंत ही इस तरह का कॉलम बना देंगे और एक एक विचारक को गिना देंगे कि आचार्य राजनाथ शर्मा आधुनिक काल को नाम देते हैं
हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रारंभ सन 1843 ईस्वी से मानते हैं और आधुनिक काल का नाम देते हैं गद्य काल या आधुनिक काल। फिर इसके बाद अगले विचारक आते हैं श्याम सुंदर दास और राम कुमार वर्मा। 1843 ईस्वी में हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की समय सीमा निर्धारित करते हैं। श्याम सुंदर दास 1843 ईस्वी और आधुनिक काल का नया नाम नवीन विकास युग नाम देते हैं। रामचंद्र चतुर्वेदी आते हैं, वो आधुनिक काल का समय 1850 ईस्वी से प्रारंभ हुआ ऐसा मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं, वो आधुनिक काल को आधुनिक काल ही नाम से अभिसिंचित करते हैं और आधुनिक काल का प्रारंभ हिंदी साहित्य में जब छापे खाने का प्रारंभ हुआ। छापे खाने का प्रारंभ यानी पत्रिकाओं के छपने की प्रक्रिया जब से हिंदी में शुरू हुई तब से वो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का प्रारंभ मानते हैं। क्यों? क्योंकि अब साहित्य केवल कलम से लिखी जाने वाली वस्तु नहीं थी, अब साहित्यिक रचनाएं टाइपिंग होकर मशीनी भाषा के माध्यम से छपने लगी थी। तो वो नया हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो जब नया हुआ तब से वो मानते हैं कि आधुनिक काल अर्थात नवीनता जब से आई, मॉडर्न, जैसा कि आपने पढ़ा है कि आधुनिकता का अर्थ क्या होता है। आधुनिकता अंग्रेजी के मॉडर्न का हिंदी पर्याय है। तो आधुनिकता कब आई लेखन में? जब छापे खाने का आविष्कार हुआ, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी बताते हैं। इसके बाद डॉक्टर नगेंद्र आते हैं, वो आधुनिक काल का समय 1868 ईस्वी निर्धारित करते हैं और वो बताते हैं कि जब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पहली पत्रिका कवि वचन सुधा निकाली तब से हिंदी साहित्य का प्रारंभ आधुनिक हुआ है। अतः आधुनिक काल का प्रारंभ इसी समय से मानना चाहिए। ऐसा प्रभृति जितने भी विद्वान हैं वो अपने अपने अनुसार इस समय को निर्धारित करते हैं। अब छात्रों हम पढ़ेंगे आधुनिक काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। ध्यान दीजिएगा, आधुनिक काल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं। यदि अब आपके प्रथम प्रश्न पत्र में 2-3 प्रश्न तो हम पढ़ चुके कि आधुनिक काल की राजनीतिक परिस्थिति कैसी थी, सामाजिक परिस्थिति कैसी थी, सांस्कृतिक परिस्थिति कैसी थी, टिप्पणी लिखिए। तो वो तो पढ़ाया जा चुका आपको। और एक प्रश्न हमने और पढ़ा कि आधुनिक काल की समय सीमा क्या है और आधुनिक काल के विविध नाम अनेक विद्वानों ने, अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या दिए हैं, चर्चा कीजिए। उसकी तो चर्चा हम कर चुके हैं। अब अगर आपसे पूछता है आधुनिक काल के भारतेंदु युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं की चर्चा कीजिए, तो उस समय हम इन बिंदुओं के अंतर्गत उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है। अब मैं आपसे जो पूर्व में एक बार मैं पढ़ा चुका हूं, फिर आपको बता दूं कि आधुनिक काल के कई पड़ाव हैं। आधुनिक काल मोटी मोटा देखा जाए तो प्रारंभ कब होता है? सन 1850 ईस्वी के आसपास से प्रारंभ हो जाता है। 1850 या 1857। आपने देखा था कि रामचंद्र शुक्ल ने 43 माना है 1843 ईस्वी, डॉक्टर नगेंद्र 1868 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1860 ईस्वी। इस तरह से अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय निर्धारित किया है। अब आधुनिक काल के कई भेद हैं। जैसे पहला भेद जो है उसे हम भारतेंदु के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद दूसरा जो युग है 1900 से 1918 ईस्वी तक से द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद जो तीसरा युग है उसे हम छायावादी युग के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद जो अगला युग है आधुनिक काल का उसे हम प्रगतिवादी युग के नाम से जानते हैं। अगला जो पड़ाव है उसे हम प्रयोगवाद के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद आधुनिक काल का अगला जो पड़ाव है उसे
नई कविता के नाम से हम जानते हैं। अब इसके लिए रामचंद्र शुक्ल ने इस तरह से नाम दिया है कि प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान, चतुर्थ उत्थान, पंचम उत्थान, चतुर्थ उत्थान के अंतर्गत उन्होंने प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों को जोड़ दिया है और पंचम उत्थान स्वातंत्रोत्तर युग या नई कविता को नाम दिया है। तो देखिए छात्रों, हमें पढ़ना क्या है इस पेपर में, भारतीय युग, त्रिवेदी युग और छायावादी युग, क्योंकि हमारे प्रश्न पत्र का क्या नाम है, आधुनिक हिंदी कविता छायावाद तक। प्रथम प्रश्न पत्र के यदि पेपर का नाम आपसे पूछा जाता है तो आधुनिक हिंदी कविता या आधुनिक हिंदी काव्य छायावाद तक, अर्थात भारतीय युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग, तीन तरह के युगों के कवियों का वर्णन हमें पढ़ना है। तो आधुनिक काल के पहले पढ़ा, अर्थात भारतीय युग के प्रथम कवियों का वर्णन हमें पढ़ना है। भारतीय युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं को हमें यहाँ पढ़ना है। तो भारतीय युग के सबसे प्रमुख कवि हैं जिनके नाम पर ही भारतेंदु युग नाम पड़ा, वही भारतेंदु हरिश्चंद्र इस युग के सबसे श्रेष्ठ कवि हैं। तो चलिए इनकी रचनाओं को हम पढ़ते हैं। भारतेंदु युग, देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था 1850 में, इनकी मृत्यु हुई थी 1885 ईस्वी में, अर्थात ये 35 वर्ष तक जीवित रहे थे। जैसा कि इनके बारे में आप जानते हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भक्त सर्वस्व, प्रेम मलिका, उर्दू का स्यापा, उर्दू का स्यापा, कार्तिक स्नान, वर्षा विनोद, कार्तिक स्नान, वर्षा विनोद, वैशाख महात्म, विजयिनी, विजय वैजयंती, कहीं कहीं कुछ किताबों में वैजयंती भी देखने को मिल जाता है। तो छात्रों ध्यान दीजिएगा, विजय, विजयिनी, विजय वैजयंती या
विजयंती अगर आता है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि भारतेंदु जी की ही रचना है। भारतेंदु जी की वैसे तो लगभग 70 रचनाएं मानी जाती हैं, किंतु जो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण 6-7 रचनाएं इनकी हैं। देखिए, इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरिधर दास था। ये काशी के श्रेष्ठ वैश्य कुल में उत्पन्न होने वाले कवि थे। इनका प्रारंभिक जीवन बहुत ही सुख सुविधामय था। ये मात्र 7 वर्ष की अवस्था में ही अपनी पहली कविता लिख चुके थे। इस कारण से ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। और इनके पिताजी भी गोपाल चंद्र गिरिधर दास भी एक श्रेष्ठ कवि के रूप में विख्यात रहे हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इन्होंने हिंदी साहित्य के लेखकों को धनोपार्जन करने के लिए हिंदी साहित्य में नवीन पत्रिकाओं का मार्ग भी खोला, क्योंकि तत्कालीन समय में यदि कोई अंग्रेजी का लेखक या कवि हुआ करता था या फारसी का कवि या लेखक हुआ करता था, तो उसके लिए यदि वह अपनी रचनाएं लिखकर छपवाता था तो उसे बहुत सारा धन मिलता था। किंतु हिंदी के लेखकों को ऐसा कुछ नहीं मिलता था। तो सबसे पहला प्रयास भारतेंदु जी ने किया कि पहले कवियों की एक गोष्ठी बनाई, कवियों का एक मंडल बनाया अपने साथ, और कवि सम्मेलनों को स्थापित किया। और धनोपार्जन के लिए उन्होंने स्वयं भी 3 पत्रिकाएं निकाली। कवि वचन सुधा, बाला बोधनी, हरिश्चंद्र मैगनीज, जिसका नाम बाद में बदलकर हरिश्चंद्र मैगनीज का नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। चंद्रिका। तो देखिए छात्रों, सबसे पहले हिंदी साहित्य के लिए सबसे सफल और सबसे सुसंगठित प्रयास भारतेंदु जी ने ही किया। भारतेंदु जी ने हिंदी लेखकों और कवियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित किया तथा उन्होंने 3 तरह की पत्रिकाएं निकाली। अब जैसे कवि वचन सुधा है तो उसमें कवियों की, प्राचीन कवियों की रचनाएं छपती थी और नवीन कवियों की भी रचनाएं छपती थी। जितनी रचनाएं छप करके बेची जाती थी तो उससे जो धन प्राप्त होता था वो अपने कवि मंडली में बांट दिया करते थे और हिंदी साहित्य सेवा के लिए वह धन लगा दिया करते थे। बाला बोधनी ने स्त्री शिक्षा के विषय में या विधवा विवाह के विषय में स्त्रियों से संबंधित रचनाओं का वर्णन किया जाता था। हरिश्चंद्र मैगनीज या हरिश्चंद्र चंद्रिका में तत्कालीन समय की श्रेष्ठ रचनाओं का संकलन किया जाता था। तो आप याद रखेंगे कि भारतीय युग में युग के सर्वश्रेष्ठ कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। क्यों इनके नाम पर इस युग का नाम भारतेंदु युग पड़ा, उसका कारण आप समझ चुके होंगे। एक तो उन्होंने स्वयं भी लिखा, दूसरा उन्होंने अपनी मित्र मंडली बनाई और कवियों तथा लेखकों को हिंदी में लेखन के लिए प्रेरित किया और हिंदी को रोजगार परक बनाया जा सके। इस क्षेत्र में भी कार्य उन्होंने किया कि रोजगार परक से तात्पर्य यह है कि जब हिंदी की रचनाएं छपेंगी तो उससे धन प्राप्त होगा। इससे अन्य जो लोग हैं जो अन्य विषयों में रचनाएं कर रहे हैं वो हिंदी विषय में रचनाएं करने के लिए अग्रसर होंगे, जिसके प्रभाववश हम देखते हैं कि हिंदी में कई लेखक आए और उन्होंने भी अपनी कई पत्रिकाएं निकाली, जिससे हिंदी धीरे धीरे
साहित्य भाषा बनने की ओर अग्रसर हो गई। जो हिंदी पहले बोली के रूप में विकसित थी उसका कोई विशेष साहित्यिक रूप नहीं था। अब भारतेंदु जी के प्रयासों से वह साहित्यिक रूप लेने लगी। फिर इसके बाद इस युग में दूसरे महत्वपूर्ण कवि हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद। कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेम। इनका जन्म 1855 ईस्वी में तथा इनकी मृत्यु 1923 ईस्वी में हुई। ये भी एक श्रेष्ठ कवि के रूप में विख्यात रहे हैं। ये भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवि, आचार्य एवं लेखक के रूप में विख्यात रहे हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जीर्ण जनपद, अलौकिक लीला, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं जीर्ण जनपद, अलौकिक लीला, प्रेम पीयूष वर्षा, आनंद अरुणोदय, आनंद अरुणोदय। फिर इसके बाद है मन की मौज, हार्दिक हर्षादर्श आदि। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वे जीर्ण जनपद, अलौकिक लीला, प्रेम पीयूष वर्षा, आनंद अरुणोदय, मन की मौज आदि इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। इसके बाद तीसरे महत्वपूर्ण जो कवि आते हैं वो प्रताप नारायण मिश्र हैं। वो इनका जन्म 1856 ईस्वी में तथा इनकी मृत्यु 1884 ईस्वी में हुई। ये भी भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवियों में से एक थे। इनकी प्रमुख रचनाएं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, होली है, त्रिप्यंगाम और दीवाने रहस्य आदि मानी जाती है। देखिए छात्रों, ध्यान दीजिएगा कि आप पुस्तक में देखेंगे तो इनकी बहुत रचनाएं हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनका यहाँ वर्णन किया जा रहा है। फिर इसके बाद ठाकुर जगमोहन सिंह का जन्म 1857 ईस्वी, मृत्यु 1889 ईस्वी में 1899 ईस्वी में हुई। इनकी रचना है श्यामलता, श्यामा सरोजनी, देवदार, मदनाष्टक, ज्ञान प्रदीपिका आदि। मदनाष्टक कई परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। फिर इसके बाद अगले पांचवें जो महत्वपूर्ण कवि हैं वो अम्बिकानंद व्यास हैं। इनका जन्म 1858 ईस्वी में तथा मृत्यु 1900 ईस्वी में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं सुकवि सतसई, बिहारी बिहार, रसीली कजरी, झूलन झमक, सहस्त्र नाम रामायण आदि इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। इसके बाद भारतेंदु मंडल के से बाहर एक महत्वपूर्ण कवि नवनीत चतुर्वेदी हुए, जिनका जन्म 1858 ईस्वी में, मृत्यु 1932 ईस्वी में हुई। इनकी प्रमुख रचना प्रेम रत्न, गोपी, प्रेम पीयूष प्रवाह, प्रेम रत्न, स्नेह शतक, छंद नवनीत आदि मानी जाती है। अब इसके बाद इस युग में लेखन करने वाले सातवें महत्वपूर्ण कवि, तो छात्रों सातवें जो प्रमुख कवि हैं वो राधाचरण गोस्वामी हैं, जिनका जन्म 1859 ईस्वी में, मृत्यु 1925 ईस्वी में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं नव भक्तमाल, इश्क चमन, रेलवे स्रोत, नायिका स्रोत, यमलोक की यात्रा आदि मानी जाती है। राधाचरण गोस्वामी, ध्यान दीजिएगा, राधाचरण गोस्वामी। फिर इसके बाद यही वो कवि हैं जो
द्विवेदी युग में भी लेखन कार्य किए हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, भारतेंद्र युग की रचनाएं जो हैं वो भारतेंद्र युग में रहेंगी, जो द्विवेदी युग में रचनाएं हैं वो द्विवेदी युग में रहेंगी। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये दो युगों में लेखन करने वाले कवि हैं। तो आप ऐसे परेशान न होइएगा कि राधाचरण गोस्वामी इधर भी हैं और उधर कैसे हैं। जब जिस कवि का या लेखक का जन्म हुआ और उसने जब जब लेखन कार्य किया है तो उस युग में उस कवि की रचनाओं का संकलन किया जाएगा। और आगे महत्वपूर्ण कवि है रामकृष्ण वर्मा बलबीर। इनका जन्म 1859 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म 1859 ईस्वी में हुआ तथा इनकी मृत्यु 1906 ईस्वी में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं बलबीर पचासा, विरह नायिका भेद, ताश कौतुक पचीसी आज मानी जाती है। ताश कौतुक पचीसी आज मानी जाती है। फिर इसके बाद नौवें जो महत्वपूर्ण कवि हैं वो सुधाकर त्रिवेदी हैं। इनका जन्म 1860 में, मृत्यु 1910 ईस्वी में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं सुधाकर, माधव वचन, राधा कृष्ण लीला, राम कहानी आज मानी जाती है। फिर इसके बाद 10वें महत्वपूर्ण कवि राधा कृष्ण दास, जिनका जन्म 1865 में, मृत्यु 1960 ईस्वी में हुई। ध्यान दीजिएगा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। इनकी प्रमुख रचनाएं भारत 12 मासा, देश दशा, विजयी विलाप, मैकडॉनल्ड, पुष्पांजलि और लक्ष्मण विलाप आज मानी जाती है। छात्रों, लगभग ये जो 10 महत्वपूर्ण कवि हैं इनसे संबंधित रचनाएं यदि आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इनके जन्म मरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं या इनकी रचनाओं के संदर्भ में यदि प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप उनका उत्तर आसानी से दे सकेंगे। और इस युग में लेखन करने वाले अन्य जो कवि हैं, बाबा सुमेर सिंह, बाबा सुमेर सिंह, रामकृष्ण देव शरण गोप, राम कृष्ण देव शरण गोप। इसके बाद इस युग में अन्य महत्वपूर्ण कवि हैं तो छात्रों, बाबा सुमेर सिंह, रामकृष्ण देव शरण गोप, दामोदर शास्त्री, विनायक राव, ललिता प्रसाद, गोविंद गिल्ला भाई, गुलाब सिंह आदि इस युग में लेखन करने वाले अन्य कवि हैं जिन्होंने की एक दो रचनाएं, छिटपुट रचनाएं या इनकी फुटकल रचनाएं भारतेंद्र युग में मिलती हैं। अगर आपसे ये पूछा जाता है, कभी कभी ये पूछा जाता है कि भारतेंद्र युगीन कवियों का क्रमवार जन्म काल के अनुसार वर्णन कीजिए, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि क्रमवार सबसे महत्वपूर्ण और उम्र में भी सबसे बड़े भारतेंदु जी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र इस युग में जन्म काल के अनुसार सबसे बड़े कवि हैं और प्रतिभा के अनुसार भी सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। फिर इसके बाद बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, फिर इसके बाद प्रताप नारायण मिश्र, फिर इसके बाद ठाकुर जगमोहन सिंह, फिर इसके बाद अंबिका दत्त व्यास, फिर इसके बाद नवनीत चतुर्वेदी, फिर इसके बाद राधाचरण गोस्वामी, फिर इसके बाद रामकृष्ण वर्मा बलबीर, फिर इसके बाद सुधाकर त्रिवेदी, फिर इसके बाद राधा कृष्ण दास। इतने जो कवि हैं ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण कवि के रूप में भारतेंद्र युग में विख्यात रहे हैं। और अन्य कवियों में बाबा सुमेर सिंह, रामकृष्ण देव शरण गोप,
विनायक राव, ललिता प्रसाद, गोविंद वल्लभाई, गुलाब सिंह आदि का नाम भी भारतेंदु युग में लिया जा सकता है, आदर के साथ लिया जाता है। अब छात्रों, मैं आपको आज 2 प्रश्न पढ़ा चुका। पहला, आधुनिक काल की समय सीमा क्या है, और उसके बाद भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों का जन्म के अनुसार समय। ठीक है छात्रों, अब अगली हेडिंग हम पढ़ेंगे भारतेंदु युग की कविता की भावगत व शैलीगत विशेषता। तो पहली विशेषता भावगत और शैलीगत विशेषता क्या होती है वो मैं आपको बता दूं। भावगत अर्थात कवि जो रचनाएं लिखता है, कवि के हृदय में चलने वाली भावनाएं, जैसे कि वह क्या सोचता है, वह समाज के प्रति क्या सोचता है, वो भावनाएं। और शैलीगत विशेषता यानी रस, छंद, अलंकार, गुण और रीति के अंतर्गत कवि ने रचनाएं कैसी की हैं। भावगत यानी कवि के स्वतः के भाव होते हैं, कवि जैसा सोचता है। लेकिन शैलीगत विशेषता व्याकरण के प्रतिमानों को लेकर चलती है। आपने देखा होगा कि भिन्न भिन्न समय पर या उसी समय पर प्रत्येक कवि की भावगत विशेषताएं अलग अलग होती हैं, लेकिन शैलीगत विशेषताएं लगभग सबकी एक सी होती हैं। किसी में उस शैली की प्रधानता नहीं होती जिस शैली की प्रधानता दूसरे कवि में होती है। अन्य कवि में जो शैलीगत विशेषता है वो उसके विपरीत दूसरे कवि में नहीं होगी। इस तरह की बातें पाई जाती हैं। तो चलिए, सबसे पहली भावगत विशेषता भारतेंदु युग के कवियों की पहली सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है देशभक्ति या राष्ट्रीय भावना, अर्थात देशभक्ति परक रचनाएं लिखने में भारतेंदु युग के कवि अग्रणी थे। किंतु उस समय की राजनीतिक परिस्थिति के अनुसार कवि लोग स्वच्छंद रचनाएं नहीं लिख पाते थे, क्योंकि अंग्रेजी सरकार के दबाव के कारण उस तरह की रचनाएं प्रस्फुटित नहीं हो पाती थी। जैसा कि हम निम्न पंक्तियों में देखते हैं कि अंग्रेज राज सुख साज सजय सब भारी, पै धन विदेश चल जात अति खाली। इस पंक्ति में भारतेंदु जी अंग्रेजी राज्य की तो प्रशंसा करते हैं, किंतु अंग्रेजों द्वारा हमारे देश से धन लिए जाने की घोर निंदा करते हैं। ये बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि कहीं भी भारतेंदु युग के कवियों की जो भावना है, चटुकारी भावना नहीं हो पाई है। एक तरफ तो वो अंग्रेजी राज्य की प्रशंसा करते हैं कि अंग्रेज राज्य के समान कोई भी राज्य इतना सुख सुविधाओं से पूर्ण नहीं रहा है, कोई भी राज्य। और दूसरी तरफ अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के धन का गबन करना, इसकी घोर निंदा करते हैं, जो निम्न पंक्तियों में द्रष्टव्य है। इसके अलावा आगे भी भारतेंदु हरिश्चंद्र इसी तरह की देशभक्ति भावना का चित्रण निम्न पंक्तियों में करते हैं। भीतर भीतर इसके बाद भारतेंदु जी आगे कहते हैं भीतर भीतर सब रस है, अर्थात अंदर ही अंदर से भारत की समस्त संपदा को लूटने वाले, बाहर से तन मन धन है, अंदर से सभी धन संपदा को लूट रहे हैं और बाहर से क्या कर रहे हैं, तन अर्थात हम जो वस्त्र इत्यादि पहनते थे या हमारी जो सभ्यता थी, मन अर्थात हमारा जो मनोबल था, उसे भी वो लूटने का कार्य कर रहे थे। धन तीनों अंदर से हमारे धन को लूट रहे हैं और बाहर से भी हमारे वस्त्र को अर्थात हमारे पहनावे को, हमारे
मनोबल को और हमारे धन को तुच्छ बता रहे थे। जाहिर बातन में अति तेज, और इस तरह से वो हमारे सामने दिखाते हैं कि वो अत्यंत तेजस्वी हैं, अर्थात उनकी बातें बिल्कुल सत्य हैं। क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज, अर्थात भारतेंद्र जी कहते हैं कि हे सखी, इससे अच्छा अर्थात इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता कि सब कुछ हमारे सामने करके और हमारे ही सामने हमें बुरा बोल करके बहुत अच्छा बनने का नाटक यदि कोई करता है तो वो अंग्रेज करते हैं। इस तरह की भावना देखने को भारतेंद्र युगीन कवियों में तुरंत ही मिल जाती है। इसके अलावा भी यदि हम देखें, इसके बाद ये भी पंक्ति देशभक्ति से परिपूर्ण है कि कब परीक्षित अर्थात वो राजा परीक्षित कहाँ है, भारत में राज्य करने वाले वो राजा परीक्षित कहाँ है, कह जन्मेजय अर्थात वो जन्मेजय कहाँ है, कह विक्रम अर्थात वो महाराज विक्रमादित्य कहाँ है, कह भोज अर्थात वो राजा भोज कहाँ है, नंद वंश कहाँ अर्थात वो प्रतापी नंद वंश कहाँ समाप्त हो गया, गुप्त वंश का, और वो गुप्त वंश कहाँ समाप्त हो गया भारत भूमि से, हाय कहाँ वह ओज अर्थात वह ओजस्वी भारत की संस्कृति, स्वर्णमयी संस्कृति भारत की कहाँ समाप्त हो गई। अर्थात यहाँ भी देशभक्ति लेखक, यहाँ कवि भारतेंद्र युगीन कवि यह बताना चाहता है कि प्राचीन काल में हम कितने ज्यादा चर्चित थे कि एक से एक बड़े राजा बने, लेकिन आज के समय में अंग्रेजों के राज्य में उस तरह की तेजस्विता, उस तरह का ओज इस भारत का कहाँ समाप्त हो गया है, वो अब देखने को नहीं मिलता है। इस दुख का चित्रण कवि करते हुए अपनी देशवादी भावना का चित्रण करता है तथा राष्ट्र के लोगों को जागृत करना चाहता है। तो भारतेंद्र युगीन कविता में देशभक्ति या राष्ट्रीय भावना सर्वोपरि रही है। फिर इसके बाद दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है भारतेंद्र युग की, वो है सामाजिकता का चित्रण। भारतेंद्र युगीन कवियों ने समाज के यथार्थ स्वरूप का चित्रण किया है कि समाज किस तरह का रूप ले रहा था। तत्कालीन समय में भारतेंद्र युग के कवियों ने समाज की यथार्थ स्थिति का वर्णन किया है और प्रताप नारायण मिश्र बताते हैं कि विधवा विलपय नित धेनु कटै, विधवा विलपय नित धेनु कटै, को लागत नहीं गुहार, अर्थात विधवा विलाप करती है, प्रतिदिन गाय काटी जाती है, लेकिन इस बात को सुनने वाला उस समय में कोई भी नहीं था। इस बात का चित्रण भी भारतेंद्र युगीन कवियों ने किया है। भारतेंद्र युगीन कवियों ने ये बताना चाहा है कि तत्कालीन समय में क्या क्या परेशानियां और किन किन परेशानियों से हमारा भारतीय समाज नित्य प्रतिदिन पिसता रहा है। इसके बाद अगली विशेषता है भक्ति भावना। जैसा कि भक्ति काल के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि अपने पौरुष से हताश और निराश जाति के लिए ईश्वर की शरण में जाने के अलावा कोई मार्ग नहीं बचा था। उसी तरह की भावना भारतेंद्र युग में भी देखने को मिलती है, क्योंकि उनके सामने ही उनके लोगों को, भारतीय समाज को अंग्रेज प्रताड़ित करते थे और कोई भी इस बात को सुनने वाला नहीं था। इस बात का चित्रण करने के लिए भारतेंद्र युग में
ईश्वर की शरण में जाकर अपनी व्यथा का चित्रण करना उस समय के कवियों का मुख्य बिंदु रहा है, जैसा कि निम्न उदाहरण में देखा जा सकता है।